हेलो। हमने हमेशा सुना है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं या फिर ये घोस्ट हो गए, वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती हैं। वो एकांत पसंद करती हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनके इलाके में जाए। राइट। मैंने आज तक जितनी भी स्टोरीज सुनी है, सब में यही सुना है कि जो घोस्ट होते हैं या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अकेले रहना पसंद करती हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि उनके इलाके में कोई आए। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि मैं कहूँ कि एक कॉलोनी या एक जगह ऐसी भी है जहाँ की एंटिटीज, जहाँ की नेगेटिव एनर्जीज चाहती हैं कि उनकी तादाद बढ़े और उनके जैसे और भी हों। तो आज की स्टोरी ही ऐसी ही एक कहानी पे है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी, लेकिन पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और ऐसी स्टोरीज बना सकूँ। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। ये स्टोरी इंदौर की है। इंदौर के काजी की चौल। काजी की चौल नाम की एक जगह है जो सबको पता है हॉन्टेड है, बट पूरी कॉलोनी है जहाँ वो जो कॉलोनी है वहाँ आज भी लोग रहते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन सबको पता है कि वो जगह हॉन्टेड है। वो लोग रह रहे हैं, वो ये सोच के रह रहे हैं कि कोई एक जगह तो हॉन्टेड नहीं है ना, सारी जगह ही हॉन्टेड है, हम रह सकते हैं। किसी एक घर में तो किसी को नहीं जूझना पड़ रहा ना, हम सब साथ हैं तो हम रह सकते हैं। तो यही सोच के वहाँ के लोग सरवाइव कर पा रहे हैं और रह पा रहे हैं। बट आप खुद सोचिए, आप एक ऐसी कॉलोनी में हैं जो आपको पता है कि नेगेटिव है, लेकिन आपके घर पे नहीं है, लेकिन आपके घर पे वो आ सकती है और कभी भी आपको डरा सकती है। क्या आप चैन से वहाँ सो पाएंगे? कभी भी नहीं। तो ये जो स्टोरी है ये फैज़ा की स्टोरी होती है। फैज़ा के माँ बाप को पता होता है कि वो जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वो कॉलोनी हॉन्टेड है। उनको बहुत अच्छे से पता था, बट उनके रिश्तेदार भी वहाँ रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वो तो सरवाइव कर पा रहे हैं, हम भी कर लेंगे। हमें सस्ते में जगह मिल रही है, इंदौर जैसी जगह में हमें ले लेना चाहिए। जब तक रहेंगे थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे। ये सोच के फैज़ा के माँ बाप उधर शिफ्ट होते हैं। फैज़ा फैज़ा एक 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल, जिसको जो बिल्कुल भी घर में रहने वाली नहीं थी, उछल कूद, खेल कूद, लोगों से मिलना, बहुत सारे दोस्त, इस तरह का उसका नेचर था। बबली नेचर कहते हैं ना, कुछ लड़कियां बबली नेचर की होती हैं, किसी से भी शर्माती नहीं है, घबराती नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना जानती हैं। ऐसी थी फैज़ा। फैज़ा उस कॉलोनी में शिफ्ट होती है। उसके पेरेंट्स को लगता है कि फैज़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई सरवाइव नहीं करना पड़ेगा कि वो अपने दोस्तों को छोड़ के जा रही है, क्योंकि उन्हें फैज़ा का नेचर पता था। बट फैज़ा वहाँ जाके 2-3 दिन तक तो ठीक रहती है, फ्रेंड्स भी बनाती है, उस कॉलोनी में उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं। बट 2-3 दिन बाद वो चुप चुप शांत शांत रहने लगती है। तो उसके पेरेंट्स को लगता है शायद इसको यहाँ दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही है, या इसको ये जगह पसंद नहीं आई है, हमें इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए और पहले की तरह रहने लग जाए। ऐसे ही सोचते सोचते 10-15 दिन निकल जाते हैं। बट फैज़ा अब और चुप रहने लगी थी। वो बस एक कमरे में बैठी रहती और शांत रहती, ना बाहर निकलना पसंद करती, ना खेलना पसंद करती। अगर हम आज से 2 महीने पहले फैज़ा को देखेंगे और अब फैज़ा को देखेंगे, बोल ही नहीं सकता कि ये सेम पर्सन है, इतना ज़्यादा नेचर में फ़र्क। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी, पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहने लगे। वो फैज़ा को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं कि क्या पता ये बच्चा परेशान हो, हम ना समझ पा रहे हो, क्या पता ये उससे शेयर कर दे। तो वो ऐसे सोच के साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई डिप्रेशन तो नहीं है इसको, शायद नई जगह है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, ठीक हो जाएगा, होता है कभी कभी ऐसा। फैज़ा के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। अब फैज़ा के पेरेंट्स उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं रही थी, दोस्त तो बना नहीं रही थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपनी बेटी के साथ खुद घुलने मिलने की कोशिश करते हैं।
ऐसे ही एक दिन होता है, फैज़ा की फेवरेट बिरयानी बनी होती है घर में। उसके पेरेंट्स बाहर बैठ के खा रहे होते हैं। उसकी मम्मा उसको आवाज़ मार रही होती है, फैज़ा बाहर आ जा, खाना खा ले, देख तेरा फेवरेट बना है। बट फैज़ा बाहर नहीं आती। तो उसकी मम्मा को लगता है कि ठीक है, पहले मैं अपने हस्बैंड को खिला देती हूँ, साथ में थोड़ा खा लेती हूँ, फिर जाके फैज़ा को खिलाए आऊँगी। वैसे भी थोड़ी देर पहले उसने खाना खाया था, इसलिए शायद ना आ रही हो। वो अब अपना डिनर करते हैं और जाते हैं फैज़ा के रूम में, दोनों पेरेंट्स, क्योंकि दोनों ही परेशान होते हैं फैज़ा के लिए कि हमारी हंसती खेलती हंसमुख लड़की जो किसी से भी घबराती नहीं थी, पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया। अब वो दोनों उसके रूम में जाते हैं और ये देख के शॉक हो जाते हैं कि फैज़ा ज़मीन पे पड़ी हुई है। ज़मीन में पूरी जली हुई पड़ी हुई है। उसको कम से कम 3rd डिग्री के निशान थे जलने के, इतना ज़्यादा डीपली जल चुकी थी वो। बट उसके पेरेंट्स बस ये परेशान थे कि हमें कैसे नहीं पता, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं आई, कोई धुएं की आवाज़ क्यों नहीं आई। लेकिन वो इतना सोचते, इससे पहले वो एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं, फैज़ा को लेके जाते हैं, फैज़ा को हॉस्पिटलाइज करते हैं, फैज़ा को किसी चीज़ में रखा जाता है। बहुत ज़्यादा फैज़ा की हालत ख़राब थी अब। बट फैज़ा को होश आता है अगले दिन। फैज़ा अपने मम्मा को बताती है कि जब से वो यहाँ आई है उसने अपने घर पे 2 लड़कियाँ देखी हैं। वो लड़कियाँ उसी की एज की हैं और उससे हमेशा उकसाती हैं कि वो जल जाए, क्योंकि वो दोनों लड़कियाँ भी जली हुई होती हैं। वो उकसाती हैं कि हमारे साथ मिल जाओ, हमारी दोस्त बन जाओ, खुश रहोगी और बहुत सालों तक ज़िंदा रहोगी। बट फैज़ा बहुत परेशान थी और चुपचाप बैठी रहती थी, वो बस सुनती थी उनकी बातें। बट जिस दिन वो जली, पता नहीं उसके हाथ पे माचिस कहाँ से आई, उसने खुद को आग कैसे लगाई। फैज़ा बोलती है, मुझे इतना पता है कि आग मैंने लगाई है खुद को, लेकिन ये होश नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे। बट ये सुन के पेरेंट्स और भी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि अगर आग फैज़ा ने लगाई है तो वो चिल्लाई क्यों नहीं, उसने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी। ये जब वो सुनती है उसके पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, मौलवी के पास जाते हैं। बट अब बहुत देर हो चुकी थी। फैज़ा को इतने ज़्यादा डीप निशान थे, इतना ज़्यादा डीपली जल चुकी थी कि वो मर जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाती। अब फैज़ा के जो पेरेंट्स होते हैं उनको फैज़ा उस रूम में, उस जगह पे, उस घर पे दिखने लगती है। फैज़ा के पेरेंट्स अपनी बच्ची के लिए परेशान होते हैं कि एटलीस्ट हम उसको जीते जीते उसको नहीं समझ पाए, उससे हमने कभी ये स्टोरी सुनी नहीं, शायद हम उसकी आत्मा को शांति दिला पाएँ। अब वो पूरे बहुत जगह जाते हैं। उनको पता चलता है कि बहुत साल पहले ये जो कॉलोनी है, यहाँ पे 2 लड़कियों की जल के डेथ हो गई थी। जब से लेके आज तक बहुत सारे बच्चों की जल के डेथ हुई है यहाँ पे। और अब वो सिर्फ 2 लड़कियाँ नहीं हैं जो जल के मरी हैं, या वो 2 लड़कियाँ नहीं हैं जो लोगों को दिखती हैं, वो सारे बच्चे जो जल के मरे हैं ना वहाँ पे, वो सब लोगों को दिखते हैं। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब वो खुद को बढ़ा रहे हैं, अपने साथ खेलने के लिए बच्चों को बढ़ा रहे हैं। वो जानबूझ के बच्चों को मारते हैं। ऐसी पहली डेथ नहीं है किसी बच्चे की जो जल के हुई है। वो बहुत सारे बच्चों को जला के मार चुके हैं और अपने साथ शामिल कर चुके हैं। और जो बच्चा गलती से बच भी गया ना, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बस एक ऑप्शन बचता है कि रातों रात भाग जाओ उस इलाके से अपने बच्चे को लेके। अब फैज़ा के पेरेंट्स को इतना रिग्रेट होता है, उनकी एक लौती लड़की होती है जो उन्होंने खो दी होती है। वो अब जाकर भी उस घर में नहीं रह रहे थे। उनको अब कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जो भी था वहाँ पे वो बच्चों के पीछे था, ना कि बड़ों के। बट फैज़ा की यादें, हर चीज़ इतना परेशान कर रही थी कि वो कॉलोनी छोड़ देते हैं। बट आज भी वो कॉलोनी उतनी ही हॉन्टेड है। वहाँ आज भी बच्चों की आत्माएं भटकती हैं, दूसरे बच्चों के इंतज़ार में कि उनको कैसे अपने नीचे एक और बच्चा लगाने को मिले, या अपने साथ खेलने के लिए एक और बच्चा मिले। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है।
अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे सेम आपको स्टोरी मिल जाएगी कि कैसे वहाँ बच्चे जल के मरते हैं और कैसे वहाँ किस तरह की घोस्ट, किस तरह की स्पिरिट्स भटकती हैं। तो आई होप आपको ये सुन के डर ज़रूर लगा होगा कि भूत भी अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, वो भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं वीडियोस बना पाऊँ और मुझे मोटिवेट मिले। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मेरा और मन करेगा और मैं बहुत अच्छे से स्टोरी सुना पाऊँगी। थैंक यू। बाय बाय।